तो हमने देखा था कि जो कीरास की सीक्वेंशियल एपीआई है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. सो इट कैन ओनली मॉडल लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स, जहाँ पे लीनियर फैशन में लेयर्स ऐड हो रही हो वन बाय वन, एक लेयर अपने अगले लेयर को डेटा पास कर रही हो. तो इन दैट सिनेरियो you can use sequential API. लेकिन there are certain situations as we will see जहाँ पे ये sequential API काम नहीं कर सकती. तो in those scenarios we will have to resort to the functional API. functional API वहाँ पे हमारी हेल्प करता है. कीरास की functional API को हम इस्तेमाल करते हुए इस तरह के सिनेरियोस को मॉडल कर सकते हैं. तो इसके अलावा जो चीज़ हम देखेंगे वो कीरास के कॉल बैक्स हैं. सो इन सर्टेन सिचुएशन व्हाट यू वांट टू डू इज टू कैप्चर certain events during the training. For example, if a particular matrix is not changing, ट्रेनिंग के दौरान जो है, मिसाल के तौर पर आपका लॉस जो है वो कम हो ही नहीं रहा. अब आप यू आर ट्रेनिंग द मॉडल एंड इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका मॉडल ओवरफिट कर जाता है. तो वहाँ पर अगर आप स्टॉप कर जाएं, स्टॉप आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको कोई ट्रिगर मिले, कोई इवेंट जनरेट हो जो आपको इन्फॉर्म करे कि ये सिनेरियो अकर हो रहा है, ट्रेनिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है. तो ट्रेनिंग को स्टॉप कर देना चाहिए यहाँ पे. और दूसरे बहुत सारे तरह के कॉल बैक्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं. एंड देन ट्रेनिंग प्रोसेस को विजुअलाइज भी किया जा सकता है, अपने मॉडल को मॉनिटर किया जा सकता है ड्यूरिंग द टेंसर बोर्ड. सो वी विल आल्सो सी द टेंसर बोर्ड browser based visualization tool that can be used to monitor the progress of your model during the training. और इसके अलावा हम बहुत सारी डीप लर्निंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी देखेंगे जिसमें बैच नॉर्मलाइजेशन है, रेजिडुअल कनेक्शन है, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है, मॉडल एनसेम्बलिंग है. तो वी आर गोइंग टू सी दीज अप्रोचेस एज वेल. तो बात करते हैं थोड़ी सी सीक्वेंशियल एपीआई की. सो द सीक्वेंशियल एपीआई अज्यूम्स कि आपका मॉडल जो है उसको एग्जैक्टली वन इनपुट मिल रहा है और वन आउटपुट मिल रहा है, एंड इट कंप्राइजेस अ लीनियर स्टैक ऑफ लेयर. सो इस तरीके से होता है कि आपका एक लेयर है, फिर ये दूसरी लेयर लगी हुई है, और फिर ये तीसरी लेयर लगी हुई है. ये लेयर सीक्वेंशियली कनेक्टेड है वन बाय वन. एक लेयर अपना इनपुट लेके कुछ प्रोसेसिंग करती है और अपने आगे वाली लेयर को फॉरवर्ड कर देती है. उसका आउटपुट भी एक होता है, इनपुट भी एक होता है. लेकिन ये असम्पशन जो है काफ़ी इनफ्लेक्सिबल है. बहुत सारे केसेस में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट हो, एक से ज़्यादा आउटपुट हो. तो तीन सिनेरियोज हैं जो हम देखेंगे इंशाल्लाह. तो एक तो ये है कि मल्टीपल इनपुट्स हों, और इनपुट भी ना सिर्फ ये कि मल्टीपल हो बल्कि ये भी हो सकता है कि मल्टीपल तरह के इनपुट आ रहे हो. इनपुट इमेज भी हो, टेक्स्ट भी हो, नंबर्स भी हो, और आउटपुट भी इसी तरीके से कई हो सकते हैं. और उनके बीच में इंटरनल ब्रांचिंग भी हो सकती है कि एक लेयर जो है ब्रांच करते हुए अपने कई आगे की लेयर से जाके कनेक्ट हो जाए, या एक लेयर जो है वो डिवाइड हो रही हो, स्प्लिट हो रही हो कई लेयर्स में, और फिर आगे जाके मर्ज हो रही हो. तो इस तरह के सिनेरियोज को मॉडल करने के लिए हमें सीक्वेंशियल एपीआई की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सीक्वेंशियल एपीआई को शो किया गया है, एक लेयर अपनी आगे की लेयर से उसके आगे की लेयर से कनेक्टेड है. So this is a sequential approach that is not so flexible for different scenarios. आपको जो है बहुत सारे सिनेरियोज में फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी. एंड वो ख़ास तौर पर अगर आप कोई इनोवेशन करना चाह रहे हैं, कोई नॉवेल किस्म का आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं,
तो वहाँ पे जो है आपको फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टी मॉडल इनपुट्स, ख़ास तौर पर फॉर एग्जांपल आपके पास कई तरह का डेटा आ रहा हो डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपको जो है फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक कपड़ा है, उसकी कीमत प्रेडिक्ट करनी है, तो आपके पास इनपुट हो सकता है कि कपड़े के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसकी एज क्या है, उसका ब्रांड क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो। और इसी तरीके से आपके पास यूज़र प्रोवाइडेड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हो, उस कपड़े के बारे में कुछ मालूमात हो, उस कपड़े की एज के बारे में कि कपड़ा कितना पुराना है, किस ब्रांड का है, उसके अलावा कपड़े की डिस्क्रिप्शन हो और कपड़े की पिक्चर भी हो। उसकी बेस पे आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि इस कपड़े की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास न्यूमेरिक डेटा भी है, टेक्सचुअल डेटा भी है और इमेज डेटा भी है। इन तमाम डेटा की बेस पे आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि कपड़े की कीमत क्या है। ठीक है जनाब, यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप ज़रा सोचें और क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जिनमें मल्टीपल इनपुट्स चाहिए हो, मल्टीपल तरह के इनपुट्स चाहिए। ठीक है, जी खालिद, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी कि किसी मकान के बारे में जो है मकान के बारे में टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन हो
एरिया, टाउन, उसकी पिक्चर आ रही हो और उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनपुट कई तरह के हो, जैसे टेक्स्ट आ रहा हो, इमेज आ रही हो, नंबर्स आ रहे हो, ठीक है। अब हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे, अगर हमारे पास सिर्फ मेटा डेटा अवेलेबल होता कि कपड़ा जो है कितना पुराना है और कपड़े के बारे में और इन्फॉर्मेशन होती यूज़र जनरेटेड, तो हम जो है इसको वन हॉट इनकोड कर लेते हैं अगर ये टेक्सचुअल डेटा होता, और उसके थ्रू प्राइस प्रेडिक्ट करा लेते हैं। या टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन को हम आरएनएन के थ्रू प्रोसेस कराते हैं, या 1D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को जो हम अपनी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं उससे प्रोसेस करा लेते हैं। और पिक्चर होती सिर्फ, तो हम जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पिक्चर को प्रोसेस करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये तीनों काम एक साथ कराने हैं। एक तरीका तो ये है कि आप तीनों के अलग अलग मॉडल्स बनाएं, तीनों से प्रेडिक्शन कराएं और फिर उनको कंबाइन करके एवरेज ले लें। लेकिन ये अप्रोच सब ऑप्टिमल है क्योंकि ये अलग-अलग काम कर रही है। तीनों इन्फॉर्मेशन को जॉइंटली इस्तेमाल करते हुए, एक साथ इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्शन कराएं, ठीक है। आपकी प्रेडिक्शन जो है, एक प्रेडिक्शन 3 चीज़ों पर डिपेंड करनी चाहिए और इनके वेट्स जो है जॉइंटली लर्न होने चाहिए। तो एक सिंगल मॉडल होना चाहिए बजाय इसके कि अलग अलग मॉडल्स हों। एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें 3 ब्रांचेस हों। मेटा डेटा को डेंस के थ्रू प्रोसेस कराया, टेक्स्ट को आरएनएन के थ्रू प्रोसेस कराया, पिक्चर को कॉन्नेट के थ्रू प्रोसेस कराया और उसको मर्ज कर लिया। तो दैट इज अ बेटर अप्रोच। मल्टी इनपुट मॉडल के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से प्रेडिक्शन की जा सकती है। बात सिर्फ यहाँ तक के नहीं है, बल्कि बात सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है मल्टीपल आउटपुट मॉडल्स पे भी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन हो, आपके पास टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन हो किसी स्टोरी की, किसी नॉवेल की टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है और आप उसे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं ये नॉवेल किस तरह का है, कब लिखा गया, ये किस ज़माने का नॉवेल लग रहा है ये। तो यहाँ पे भी आप अगेन दो तरह के मॉडल्स अलग अलग बना के उनको बाद में इंसेंबल कर लें, इनकी प्रेडिक्शंस को कंबाइन कर लें। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल। आप ये नहीं चाहेंगे कि अलग अलग लर्निंग हो, लर्निंग जॉइंट होगी। अगर डेट की प्रेडिक्शन गलत हो रही है तो आपके मॉडल की तमाम लेयर्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर जो है उसके जनरे की प्रेडिक्शन गलत हो रही है, मॉडल के तमाम लेयर्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए उसके वेट्स के ऊपर। तो जॉइंट लर्निंग होगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक जॉइंट मॉडल चाहिए जिसमें 2 हेड्स होंगे। ना सिर्फ ये कि वो डेट प्रेडिक्ट कर रहा होगा मॉडल कि ये नावल कब लिखा गया, बल्कि ये भी प्रेडिक्ट कर रहा होगा कि ये नावल जो है ये टेक्स्ट की बेस पे पता चल रहा है कि नावल किस ज़माने में लिखा गया। ये जॉइंट प्रेडिक्शन होगी तो ज़्यादा बेहतर लर्निंग होगी। तो आप टेक्स्ट को प्रोसेस करेंगे और फिर उसके ऊपर एक क्लासिफायर लगाएंगे जेनरिक क्लासिफिकेशन के लिए कि ये नावल किस टाइप का है, और डेट रिग्रेसर लगा के यहाँ पे रिग्रेशन लगाएंगे आप और डेट की प्रोडिक्शन करेंगे। टेक्स्ट की बेस पे आप क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, टेक्स्ट की बेस पे आप रिग्रेशन भी कर रहे हैं, दोनों काम आप कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या होती है, कोई फिक्स कैटेगरीज हो जिसमें आपने क्लासिफाई करना हो, 4-5 कैटेगरीज हैं। और रिग्रेशन क्या होती है, आप कोई प्रेडिक्शन करना चाह रहे हो कंटिन्यूस वैल्यू,
कि किस तारीख को, यहाँ पे हमारे पास कोई प्री स्पेसिफाइड कैटेगरीज नहीं है, बल्कि कोई भी डेट हो सकती है, तो यहाँ पे रिग्रेशन लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉन लीनियर आर्किटेक्चर होता है। नेटवर्क आपका, उसमें इंटरनल ब्रांचिंग होती है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स होता है। जैसे इंसेप्शन की बात करें, इंसेप्शन फैमिली ऑफ नेटवर्क्स, उसमें नॉन लीनियर आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे मैं तस्करा करना चाहूँगा कुछ मशहूर CNN बेस्ड प्री ट्रेंड आर्किटेक्चर्स का, जो कि बड़े पॉपुलर हुए इमेज नेट के कॉम्पिटिशन में, जिन्होंने जीता। लेकिन ये बात शुरू होती है ली नेट से। पहला जो आर्किटेक्चर है वो ली नेट जो है बैंक्स में इस्तेमाल होता था चेक्स की प्रोसेसिंग के लिए। बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर था। हमने CNN तो पढ़ा है, हमें पता है कॉन्वोल्यूशन की लेयर्स होती हैं मैक्स पोलिंग की, तो उसके ही कॉम्बिनेशन से बना था। एग्जैक्ट आर्किटेक्चर तो आपको नेट से मिल जाएगा, लेकिन जो इसका क्रक्स था, पहले कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर मैक्स पोलिंग लगाई, फिर कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर मैक्स पोलिंग लगाई, और फिर डेंस लगा दिए दो। कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर था ली नेट का, जो कि बैंक्स की अंदर चेक्स की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये ली नेट आर्किटेक्चर था। फिर आया एलेक्स नेट, जो कि अभी रिसेंट 2012-13 की बात है। एलेक्स नेट ने कंपटीशन जीता इमेज नेट का। एलेक्स नेट जो है वो भी कुछ इसी तरह का ही आर्किटेक्चर था, सिर्फ फर्क यह था कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग की लेयर्स थी। यही आर्किटेक्चर था, इसी तरह का आर्किटेक्चर था ली नेट की तरह का ही, लेकिन उसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा थी, तो इसने कंपटीशन जीता। देन हमारे पास VGG आया और बहुत सारे मॉडल आए। फिर हमारे पास एक बड़ा मशहूर मॉडल है जो इंसेप्शन है, जिसके ऊपर अब मैं बात करूँगा। इंसेप्शन ने भी एक कंपटीशन जीता। गूगल का डेवलप करता ये आर्किटेक्चर था। यहाँ पे खूबी यह है कि इनपुट की प्रोसेसिंग जो है वो कई पैरेलल ब्रांचेस होती हैं, यानी एक इनपुट जो है स्प्लिट हो जाता है कई ब्रांचेस को कॉन्वोल्यूशन की, और उसको फिर दोबारा मर्ज कर लिया जाता है आगे जाके। एक इनपुट कई ब्रांचेस में स्प्लिट हुआ और फिर बाद में आगे जाके मर्ज हो जाता है सिंगल टेंसर में। ठीक है, तो ये इनपुट है, ये स्प्लिट हुआ, इस इनपुट के ऊपर हमने कॉन्वोल्यूशन 2D लगाया विद 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन एंड स्ट्राइड इज इक्वल टू 2। स्ट्राइड का मतलब है आप जब कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो विंडो को आप, एक विंडो में आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, फिर आप विंडो को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा सिरकाते हैं, और फिर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, फिर थोड़ा सा विंडो को आगे बढ़ाया, फिर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की। तो ये विंडो को कितना आगे बढ़ाना है, अगर आप स्ट्राइड जो है 1 रखते हैं तो स्लोली जो है कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है, स्ट्राइड 2 रखते हैं तो बहुत तेजी से अप्लाई होता है, 3 रखते हैं और तेजी से अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रहा है। फिर स्ट्राइड बताया ना मैंने, स्ट्राइड कुछ इस तरीके से है। अगर ये इमेज है, ठीक है, इस पे, इस रीजन पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया आपने, यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया,
अब आप इस विंडो को आगे बढ़ाओगे, अब आगे कितना बढ़ाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो या डबल स्पीड से आगे बढ़ाते हो। आपने इतनी स्पीड से आगे बढ़ाया कि विंडो यहाँ पहुंच गई। अगर स्लो बढ़ाते तो विंडो यहाँ पे पहुंचती, ठीक है, और स्लो बढ़ाते तो विंडो यहाँ पहुंचती। तो कितना फैक्टर रखना है आपने, स्ट्राइड 1 रखना है तो 1 ब्लॉक आगे बढ़ाएगा, स्ट्राइड 2 रखना है तो 2 ब्लॉक आगे बढ़ाएगा, स्ट्राइड 3 रखेंगे तो 3 ब्लॉक आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो दैट इज स्ट्राइड। फिर आपने उसी इनपुट के ऊपर कॉन्फ 2D अप्लाई करके एक और बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया, फिर एक दफा एवरेज पुलिंग अप्लाई करके एक दफा कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दिया, फिर एक दफा क्या किया हमने, कॉन्वोल्यूशन 2D अप्लाई किया 1/1 का, फिर 3/3 का, और फिर दोबारा 3/3 का। तो एक ही इनपुट पे कई तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरह के फीचर्स निकल कर आएंगे। एक ही इनपुट से कई प्रोसेस अप्लाई करने से ये फ़ायदा है कि ये अलग तरह के फीचर्स देगा उसी इनपुट के, ये अलग तरह के फीचर्स देगा, ये अलग तरह के फीचर्स देगा, ये अलग तरह के फीचर्स देगा, और फाइनली उनको जोड़ दिया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेप्शन ब्लॉक। अब ये एक इंसेप्शन ब्लॉक है, ये पूरा मिलके एक इंसेप्शन ब्लॉक हुआ। इंसेप्शन मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे इंसेप्शन ब्लॉक्स होते हैं, और इन पूरे इंसेप्शन ब्लॉक्स की मदद से इंसेप्शन आर्किटेक्चर काम करता है। मैक्स पुलिंग की जगह पे एवरेज पुलिंग लगाई है इन्होंने, बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की पुलिंग सप्लाई हो सकती है। एक और कॉन्सेप्ट जो है जो कि रेसनेट के अंदर इस्तेमाल हुआ, रेसनेट एक और आर्किटेक्चर आया इंसेप्शन के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रपोज करा, रेसनेट। रेजिडुअल कनेक्शंस, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर अपने आगे की लेयर को डेटा पास ऑन करती है, जो कि इंफॉर्मेशन लॉस को एड्रेस करने के लिए। एक प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। जब बड़ा आर्किटेक्चर होता है नेटवर्क का, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ग्रेडियंट होता है, जो डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो एक लेयर अपने आगे की लेयर को एरर का डेरिवेटिव निकाल के पास करती है, और इस तरीके से एरर प्रोपगेट होता रहता है एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा पीछे जाके पास ऑन होता है तो क्या होता है, डेरिवेटिव इतना कम हो चुका होता है, ग्रेडियंट 0 हो चुका होता है। एक लेयर से दूसरी लेयर को पास ऑन होते होते ग्रेडियंट ख़त्म हो जाता है। तो इस मकसद को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया गया, यहाँ से इंफॉर्मेशन अपने आगे वाली लेयर को पास ऑन कर दो जो कि ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से लेयर 1 जो है अपना आउटपुट पास ऑन कर रही है लेयर 4 को, लेयर 4 में ऐड हो जा रहे हैं। तो दैट इज दी रेजिडुअल कनेक्शन, जिसकी वजह से ट्रेनिंग अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो हमने 3 अप्रोचेस देखी जहाँ पे फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ रही है। मल्टी इनपुट मॉडल, मल्टी आउटपुट मॉडल और ग्राफ लाइक मॉडल। जहाँ पे मल्टीपल तरह के इनपुट्स आ रहे हो या मल्टीपल तरह के आउटपुट्स आ रहे हो, या ग्राफ लाइक मॉडल्स हो जहाँ पे ग्राफ बन रहा हो, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये तमाम चीज़ें आप फंक्शनल एपीआई से ही कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एपीआई से पॉसिबल नहीं है। फंक्शनल एपीआई को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली टेंसर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। फंक्शनल एपीआई इस वजह से कहते हैं, यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो फंक्शंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। एक लेयर को दूसरी लेयर से कनेक्ट करने का तरीका क्या है, एक लेयर के ब्रैकेट में दूसरी लेयर को पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट।
तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले इनपुट लेयर बनाई, फिर डेंस लेयर बनाई, 2 लेयर्स बन गई। अब डेंस को इनपुट से कनेक्ट करने का तरीका क्या है, डेंस के ब्रैकेट के अंदर मैंने इनपुट का टेंसर पास कर दिया, तो ये डेंस और इनपुट कनेक्ट हो गए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एपीआई। अ साइड बाय साइड एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक मॉडल बनाया है हमने पहले सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू, और एक और मॉडल बनाया है फंक्शनल एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो पहला मॉडल जो बनाया है हमने उसमें 4 लेयर्स हैं। पहले इनपुट है, और इनपुट जो है 64, यहाँ से 64 कनेक्शंस निकल रहे हैं और ये अपने आगे वाली लेयर से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। हर लेयर की नोड जो है अपने आगे वाली लेयर की नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये इनपुट जो है 64 है। उसके बाद जो है हमने एक डेंस लेयर लगाई जिसमें 32 नोड्स हैं। तो ये 32 नोड्स की एक हिडन लेयर है, ये 32 नोड्स हैं। उसके बाद हमने एक और लेयर लगाई है जिसमें फिर अगेन 32 नोड्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स है। ठीक है जी। एंड देन हमारे पास 10 आउटपुट नोड्स हैं। कुछ यही काम हमने जो है फंक्शनल एपीआई से नीचे कराया हुआ है। पहले इनपुट बनाया हमने, फिर हमने एक डेंस बनाया जिसमें 32 नोड्स हैं। इसको कनेक्ट कर दिया। इनपुट से कनेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको ब्रैकेट के अंदर इनपुट पास कर दो, यहीं पे पास कर दो, या इसके नीचे एक और लाइन में अलग से भी कर सकते थे, हमने यहीं पर कर दिया। अच्छा, हमने नाम इसका x दिया है, अगर चाहो तो x1 कर दो इसको। तो इसको कनेक्ट करना है, एक और डेंस बनाया, उसको कनेक्ट कर दिया एक और लेयर से, उसमें भी 32 ही नोड्स हैं, इसको x2 कह दो। अगर वही नाम भी इस्तेमाल कर सकते थे जैसे इन्होंने किया है, और x2 को पास कर दो आखिर में सॉफ्टमैक्स जो एक और लेयर है, आउटपुट लेयर। यहाँ तक के तो काम सेम है। अब आपने क्या करना होगा, उसके बाद आखिरी काम जो करना है, मॉडल बनाना है, उसमें इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई करना है। इनपुट आपने स्पेसिफाई कर दिया और आउटपुट स्पेसिफाई कर दिया, ये दोनों कनेक्ट हो गए, पूरा मॉडल तैयार हो गया आपका। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपली आपने क्या करा, मॉडल बनाते हुए इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई किया, बाकी हर लेयर बनाते हुए आपने उससे पिछली लेयर स्पेसिफाई किया जिससे कनेक्ट करना है उसको। ठीक है, बाकी मॉडल को कंपाइल करना है वैसे ही होगा जैसे हम सीक्वेंशियल में करते थे। ऑप्टिमाइज़र बताएंगे, लॉस बताएंगे, मॉडल को फिट कराएंगे, ट्रेन कराएंगे, एवेलुएट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपने चैप्टर नंबर 3 में बूस्टन हाउसिंग प्राइस डेटा सेट को आपने बनाया था सीक्वेंशियल एपीआई को इस्तेमाल करते हुए। ये सीक्वेंशियल एपीआई है, इसको कन्वर्ट करना है फंक्शनल एपीआई में। बाकी मॉडल को वैसे ही इनपुट लेना है, कंपाइल करना है।